बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया भारत में मिली जुली सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट। आज हम देखेंगे इसी के आगे। कल हमने इसमें देखा था कि भारत में जो मिली जुली सरकार है उससे क्या अभिप्राय है और ये किस तरह से गठित होती है। मिली जुली सरकार से संबंधित कुछ प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं जो कि मिली जुली सरकार का गठन करते वक्त अपनाए जा सकते हैं। एक तो है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन। इससे अभिप्राय ये है कि ऐसे गठबंधन में एक ही राजनीतिक दल की प्रधानता होती है, एक या अधिक छोटे राजनीतिक दल उस प्रमुख दल के साथ जुड़ जाते हैं और छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन और उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते। सामान्य स्थिति ये होती है कि किसी छोटे राजनीतिक दल के सरकार से अलग हो जाने पर भी सरकार बनी रहती है, ज़्यादा फर्क उस सरकार को नहीं पड़ता। इस तरह की मिलीजुली सरकार में एक दल अधिक शक्तिशाली होता है और उसका प्रभुत्व अन्य दलों के ऊपर प्रभाव बना रहता है, इसलिए एक दलीय प्रधान गठबंधन इसे कहा जाता है। दूसरे तरह का गठबंधन होता है लगभग समान शक्ति वाले दो परस्पर विरोधी गठबंधन। इस तरह के गठबंधन चुनाव के पूर्व ही बन जाते हैं और राज्य की राजनीति इन दो गठबंधनों में बढ़ जाती है। भारत में विभिन्न राज्यों में, खासतौर पर हम अगर केरल का उदाहरण देखें तो वहाँ राजनीति के दो गठबंधन रहे। एक तो संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन था और दूसरा संयुक्त वाम मोर्चा गठबंधन था। और इस स्थिति में सामान्य जनता ही निर्णय दे देती है कि किस गठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी और कुछ अर्थों में दो गठबंधनों की ये स्थिति द्विदलीय व्यवस्था के समान कार्य करने लगती है। तीसरे प्रकार का मॉडल है निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। निषेधात्मक आधार से मतलब यह है कि अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन जिसमें भागीदार जो भी दल हैं किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु मानते हैं और उस शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। इस प्रतिमान में सामान्यतः मिलीजुली सरकार के भागीदार दलों के बीच समान राजनीतिक विचारधारा नहीं होती और इस तरह का गठन कई भारत के राज्यों में हो चुका है जहां पे निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बना चुके हैं। चौथे प्रकार का है राष्ट्रीय सरकार। ये चौथा प्रतिमान राष्ट्रीय सरकार गठित करता है। राष्ट्रीय सरकार का गठन राष्ट्रीय संकट, बाहरी आक्रमण या अन्य कोई चुनौती अगर देश के सामने है तो उस समय इस तरह का गठबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था और अगर हम भारत में देखें तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय सरकार के गठन की परिस्थितियाँ 1979, 1996 और 97 में बन चुकी हैं। तो इस तरह से ये जो चार प्रमुख प्रतिमान हैं वो किसी भी मिलीजुली सरकार के गठबंधन के आधार बन सकते हैं। इसके आधार पर गठन किया जा सकता है। भारत में जो मिलीजुली सरकार है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो राज्यों की तुलना में हमें केंद्र के संदर्भ में पढ़नी है। मिलीजुली सरकार राज्यों में भी गठित हुई है भारत में और केंद्र में भी हुई है। जो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो इम्पॉर्टेंट रूप में हमें जो देखना है वो है केंद्रीय स्तर पर जो मिलीजुली सरकार है वो किस तरह से और कब कब गठित होती रही हैं। केंद्र में भारत में विभिन्न वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ है। वैसे तो राज्यों में भी, जैसे अगर विभिन्न राज्यों की बात करें, पंजाब, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे विभिन्न राज्यों में मिलीजुली सरकारों का
आज़ादी के बाद से अब तक कई बार गठन हो चुका है, लेकिन केंद्र में अगर हम देखें तो 1988 तक तो ये स्थिति नहीं पैदा हुई कि मिलीजुली सरकार गठित हो, क्योंकि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था रही। लेकिन 1988 के बाद धीरे धीरे लोकसभा चुनाव में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने लगा, तो उसके बाद केंद्रीय सरकार के गठन में मिलीजुली सरकार की स्थिति बनने लगी। 1988 तक केंद्र में एक दलीय सरकार एक सामान्य स्थिति में थी, पूर्ण बहुमत के आधार पर थी, एक दल प्रधान सरकार बनती आ रही थी। लेकिन इसके बाद 1988 के बाद ये स्थिति समाप्त हो गई। 1996 और 2003 में राजनीतिक अनुमान यह है कि निकट भविष्य में एक दल की प्रधानता पुनः स्थापित नहीं होगी। इस तरह की स्थितियां भी बनती रहीं। 1968 तक लोकसभा में एक ही दल का बहुमत रहा, लेकिन 1969 में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो अल्पमत सरकार बन गई, और यह सरकार भारतीय साम्यवादी दल और द्रमुक के समर्थन और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के मुद्दे के आधार पर, समर्थन के आधार पर बनी हुई थी और कुछ समय काम कर सकी। 1971 के लोकसभा चुनाव में फिर से इंदिरा गांधी और उनके दल सत्ता में आए और उन्हें काफ़ी भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। भारत में केंद्रीय स्तर पर विभिन्न समय में 9 करीब मिलीजुली सरकारें गठित हो चुकी हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार एक मिलीजुली सरकार की स्थिति में थी, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि केंद्र में ये सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त करने के कारण कई दलों के समर्थन के आधार पर चली। जनता पार्टी का गठन भारतीय राजनीति के 5 घटकों से हुआ: संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल, संयुक्त समाजवादी दल और चंद्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेस। और इसके साथ ही इस तरह की सरकार जो कि लंबे समय तक नहीं चल पाई थी, लेकिन ये एक तरह का इसी का उदाहरण कही जाती है। इसके बाद 1979 में भी जनता पार्टी सरकार के उप प्रधानमंत्री चरण सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा दल बदल करने के कारण कांग्रेस ई द्वारा चरण सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिए जाने की घोषणा के कारण 1979 में चरण सिंह सरकार ने पद ग्रहण किया, और ये भी एक तरह की मिलीजुली सरकार का उदाहरण कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें 1989 और 90 में, तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार मिलीजुली सरकार थी और एक अल्पमतीय सरकार थी, और 2 विरोधी गुटों से बनी सरकार थी, जिसमें एक तरफ मार्क्सवादी दल थे और दूसरा भाजपा। तो भारी समर्थन पर टिकी हुई थी और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, और 11 महीने में ही भाजपा ने समर्थन वापस लिया, तो ये सरकार गिर गई। इसके बाद 1990-91 के दौर में अगर हम देखें तो अति अल्पमतीय सरकार बनी। वीपी सिंह सरकार बाहरी समर्थन पर टिकी अल्पमतीय सरकार थी। चंद्रशेखर सरकार बाहरी समर्थन पर टिकी सूक्ष्ममती या बहुत ही कम मत से प्राप्त सरकार थी। 1990 में जनता दल का विभाजन होने और लोकसभा के 54 सदस्यों ने जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता एस का गठन किया था, और कांग्रेस ने जनता एस की सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की, और चंद्रशेखर थे वो कुछ छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलीजुली सरकार का गठन कर पाए थे। ये सरकार भी लंबे समय तक काम नहीं कर पाई थी। 1996-97 में फिर मिलीजुली सरकारें गठित हुई, और इसमें एक त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति देख सकते हैं। 9वीं लोकसभा चुनाव और 10वीं लोकसभा चुनाव में
किसी एक राजनीतिक दल को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और ऐसी स्थिति में मिलीजुली सरकार की स्थिति पैदा हुई। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चे ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया और 10वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कांग्रेस को बनानी है। 11वीं लोकसभा चुनाव ने विखंडित जनादेश दिया था और 1 वर्ष की अवधि में 3 मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। 1996 में भाजपा के नेतृत्व में गठित सरकार ने काम किया और वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत किया गया और भाजपा ने शिवसेना, अकाली दल और हरियाणा विकास पार्टी को लेकर एक मिलीजुली सरकार बनाई। इसका कार्यकाल बहुत ही कम रहा, 13 दिन का। उसके बाद 1996-97 के दौर में अगर हम देखें, वाजपेयी सरकार का पतन हुआ और 1996 में देवगौड़ा सरकार सत्ता में आई। 10 महीने के बाद इस सरकार का पतन हो गया। 1997 में गुजराल सरकार सत्ता में आई। देवगौड़ा सरकार और गुजराल सरकार नेतृत्व की दृष्टि से 2 अलग अलग सरकारें थी, लेकिन कुछ इनमें बातें एक जैसी थी, जैसे एक ही सरकार के रूप इन्हें कहा जा सकता है। ये दोनों अल्पमत सरकारें रहीं। इनका गठन निषेधात्मक आधार पे हुआ और ये दोनों सरकारें बेमेल गठबंधन से बनी हुई सरकार थी। 12वीं जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। विखंडित जनादेश और त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति पैदा हुई और भाजपा क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल था तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। इसमें 3 दल, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य कुछ दल थे जिन्होंने समर्थन दिया और सरकार गठित हो पाई। इस सरकार के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष रहे थे और मिलीजुली सरकार थी, लेकिन फिर भी कुछ कार्य कर पाई थी। हालांकि बहुत सशक्त सरकार इसे नहीं कहा जा सकता। 13वीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी स्पष्ट बहुमत नहीं आया और इसमें भी मिलीजुली सरकार की स्थिति पैदा हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया और ये गठबंधन मिलाजुली दलों का था। मिलीजुली सरकार के मूल लक्षण, मूल कमजोरी दबाव प्रति दबाव की स्थिति थी और इसमें जो भी प्रधानमंत्री पद है वो आज की भारतीय राजनीति का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व आसीन था। वाजपेयी जी के गतिशील व्यक्तित्व से भागीदार दलों और अन्य राजनीतिक और अन्य अर्ध राजनीतिक दलों तत्वों ने निरंतर दबाव, आरोप प्रत्यारोप जो थे वो हो रहे थे, जो वो कम हो गए। केंद्रीय स्तर पर ये मिलीजुली सरकार राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति दे पाई थी उस समय। 14वीं लोकसभा चुनाव हुए 2004 में, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में 14 दलों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस सरकार का नेतृत्व किया और उन्होंने पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, जो कि एक सरकार को स्थायित्व प्रदान करने में सक्षम रहे और विभिन्न आंतरिक और बाहरी दबावों का इन्हें सामना करना पड़ा। अल्पमत सरकार थी और कई वामपंथी दलों ने इसको समर्थन दिया था और कई दबाव भी इस सरकार पर थे, फिर भी ये पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक काम कर पाई थी। 15वीं लोकसभा जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसके द्वारा केंद्र में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 2009 में जो ये चुनाव हुए थे उसके द्वारा जो केंद्र में कांग्रेस दल के नेतृत्व में 7 दलों की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इस गठबंधन सरकार को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत गठबंधन के आधार पर प्राप्त हुआ और 2004 से 8 की गठबंधन सरकार की तुलना में इस सरकार में कांग्रेस दल को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त हुई।
और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये सरकार पूर्ण अवधि अपने कार्य कर पाई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में मिलीजुली सरकार के विभिन्न उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे हम भारत के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति देखें, चाहे हम केंद्र में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार की स्थिति देखें। जब भी स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिला तो विभिन्न समय में भारत में मिलीजुली सरकार यानी 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है, जिसे साझा सरकार या त्रिशंकु सरकार या इंग्लिश में कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं।